पॉज करो ना। अच्छा जी, पेज नंबर 3 पे आ जाएं। जिन्होंने लेट ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन की हैं, बुक के अंदर वो पेज खुद ही ढूंढ लिया करें। अच्छा जी, कल हमने ये पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाते हुए बहुत से खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। इसमें हमने पहली बात ये पढ़ी थी कि रिपेयर एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि 1/5 रिपेयर माइनस करने की इजाज़त है, एंड डेट इज़ कॉल्ड एज रिपेयर अलाउंस। जो कि रिपेयर अलाउंस है वो माइनस करने की इजाज़त है। एक बात हमने ये पढ़ी थी, और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करने की इजाज़त है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी। और किधर जा रहे हो भाई? अच्छा, और तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि कोई टैक्स है वो भी माइनस करने की इजाज़त है। इनकम टैक्स के अलावा जो भी टैक्स आपने दे दिया बस वो खर्चे के तौर पे आपको माइनस करने की इजाज़त होगी। चौथी बात है ग्राउंड रेंट। तो ग्राउंड रेंट के लिए ये एग्जांपल ज़रा नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। मिस्टर वसीम अकरम, मैं बोली भी जा रहा हूँ साथ साथ, आप अगर थोड़ा सा स्पीड से लिखेंगे तो लिख भी लेंगे साथ साथ। मिस्टर वसीम अकरम, सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ आपको, सेट होने में लोग टाइम लगा देते हैं। हो गए सेट? चलें आप लिखें। मिस्टर वसीम अकरम हैज़ अ लैंड, फुल स्टॉप। शाहिद अफरीदी wants to construct a house on that land. शाहिद अफरीदी wants to, लिख लें कुछ नहीं होता। शाहिद अफरीदी wants to construct a house on that land। लिख रहे हैं साथ साथ? अच्छा, कुछ लोग नहीं लिख रहे, मैंने इसलिए। शाहिद अफरीदी wants to construct a house on that land। शाहिद constructed his own house, तो उसने कर भी लिया, यानी शाहिद constructed his own house on वसीम्स लैंड। शाहिद ने वसीम के लैंड पे घर बना लिया। नाउ शाहिद अफरीदी विल पे, नाउ शाहिद अफरीदी विल पे Wasim the ground rent, will pay Wasim the ground rent of 30,000 per month। Shahid later on rented out this, Shahid later on rented out his house to Sarasif at monthly rental of rupees 70,000 per month, to Sarasif at monthly rental of rupees 70,000 per month। Calculate monthly income of Shahid। अच्छा जी, ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है मार्केट में, इसलिए इसको ज़रा तसल्ली से समझ लें। मिसाल के तौर पर एक साहब हैं, वो ये कहते हैं कि वसीम अकरम साहब, ये मेरी लैंड है बड़े ज़बरदस्त इलाके में, मैं इस लैंड के ऊपर जो है वो अभी कुछ नहीं करना चाहता फ़िलहाल। तो शाहिद अफरीदी ने कहा भाई ये लैंड आप मुझे बेच दें। तो वसीम अकरम ने कहा नहीं भाई, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे है, ये लैंड मेरी बेगम को जहेज़ में मिली हुई है, तो मैं इसको बेच नहीं सकता, सॉरी, जान दे दूंगा, लैंड नहीं बेचूंगा। तो शाहिद अफरीदी ने कहा अच्छा चलें ऐसा करें मोहतरम, आप फिर मुझे इसके ऊपर घर बनाने दें, आप इसके ऊपर मुझे क्या बनाने दें? घर बनाने दें। तो उसको इसके ऊपर घर बनाने की इजाज़त मिल गई। शाहिद अफरीदी ने इसके ऊपर घर बना लिया, लेकिन शाहिद अफरीदी को ये घर डिमोलिश करना पड़ेगा जब भी कभी वसीम अकरम को लैंड चाहिए होगी। शाहिद अफरीदी ने सोचा 5-10 साल तो इसको लैंड चाहिए नहीं, चलो मैं इसे ले लेता हूँ, जब कभी इसको लैंड चाहिए हुई मैं घर डिमोलिश करूंगा, तोड़ूंगा और चला जाऊंगा, बस ये लैंड इसकी अपनी है। अब इस लैंड को ऑन करे वसीम,
और ऊपर जो हाउस है उसको ओन करे शाहिद, लेकिन शाहिद इसमें खुद नहीं रह रहा, वो इसने आगे सरासे को किराए पे दे दिया हुआ है। अब अगर शाहिद की बात करें तो शाहिद को घर का किराया आ रहा होगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, घर इसने किराए पे दे दिया ना, तो वो इसका इनफ्लो है। और ये ग्राउंड करंट पे कर रहा होगा, सिर्फ पे कर रहा होगा, पे। तो ये हर महीने जब सर आसिफ 70,000 देते होंगे तो उसमें से 30,000 पे कर देता होगा टू वसीम अकरम कि भाईजान शुक्रिया, आपने अपनी लैंड हमें दी हुई है, तो इसकी मद में मैं आपको किराया पे कर रहा हूँ। तो नाउ द मंथली इनकम विल बी 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40,000। हाँ, वो रिपेयर अलाउंस वगैरह भी है, वो भी मैं कैलकुलेट नहीं करा। तो 40,000 पर मंथ। अब ये जो हम सेक्शन पढ़ने लगे हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि दिस 30 इज डिडक्शन फॉर शाहिद। क्यों? शाहिद को कितने पैसे आ रहे हैं सर आसिफ से? 70,000। सर आसिफ से कितने पैसे आ रहे हैं शाहिद को? 70,000। और सर आसिफ जो है वो वसीम को कितने दे रहे हैं? दिस 30,000 इज एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ शाहिद। और वसीम अकरम के लिए 30,000 क्या है, ये हम अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी मैं डिस्कशन नहीं करा आज, नोट कर लो। वसीम के लिए इनकम है, वो भी मैं डिस्कस नहीं करा, वो अदर सोर्स के चैप्टर में करूंगा। शाहिद के लिए ये खर्चा है। एक बार याद रखिएगा, जो चीज एक बंदे के लिए खर्चा होती है दूसरे के लिए इनकम होती है। बिजली का बिल आपके लिए खर्चा है तो वापडा वालों के लिए, फीस आपके लिए खर्चा तो कॉलेज वालों के लिए इनकम। वो हमें उससे कंसर्न नहीं, जो भी देगा उसकी बुक्स में माइनस कर लेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, मुझे भी नहीं आते, पता नहीं प्रॉपर्टी टैक्स में क्या लिखा होगा, किसने पे करना है, जो पे करेगा वो माइनस कर लेगा। हाँ अभी तो बस मंथली इनकम मैंने उसकी पूछी आपसे कितनी है। ओके, और भी खैरियत से माशाल्लाह, इसी तरह आया करेंगे। आपने बता देना था इशारे पे सबको, मैं सीए कर रहा हूँ, जगह दे देते। अच्छा जी, चलें आगे। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं क्लास में तो बंदा बैठा हुआ कि ऐसे पंजाब यूनिवर्सिटी के पास से गुजरता है तो कहते हैं यार ये लोग क्या कर रहे हैं, देख मेरा तो लेवल है, मैं सीए कर रहा हूँ। अच्छा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले अपने सोचे होते हैं, इनको यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर ही नहीं है, बंद कमरों के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, ना कभी घास देखी इन्होंने, ना कभी ग्राउंड देखा इन्होंने, चलते फिरते बंद कमरों के अंदर, बंद लाइब्रेरियों के अंदर बैठ के कर रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन है। वो कहते हैं ये फारग है, ये कहते हैं वो फारग है, आप लोग माशाल्लाह कुछ नहीं कहते। अच्छा जी, सेक्शन 15A, ग्राउंड रेंट पेड। सुपीरियोरिटी तो नहीं है आपके दिल में ना अपनी, बी हम्बल या बी सुपीरियर? अच्छा, ग्राउंड रेंट पेड, ग्राउंड रेंट पेड फॉर द प्रॉपर्टी बाय शाहिद टू वसीम is deduction for शाहिद। ग्राउंड रेंट पेड फॉर प्रॉपर्टी बाय शाहिद, शाहिद ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं, टू वसीम इज अ रिडक्शन फॉर शाहिद। ये शाहिद को खर्चे के तौर पे माइनस करने की खुली इजाजत है। अच्छा जी, आगे पॉइंट ई से लेके एलिफेंट से लेके गोट तक, ये सारा एक ही पॉइंट है, एंड दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ऐसा हो सकता है कि आप घर बनाने के लिए लोन लें और उस लोन के ऊपर आप बैंक को इंटरेस्ट पे करें। ये इंटरेस्ट आपको खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। तो आपने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, उस लोन के ऊपर आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया। ये इंटरेस्ट, मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल में शाहिद अफरीदी ने इस घर को बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, थोड़ा बहुत उस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि शाहिद अफरीदी आप ग्राउंड का रेंट भी दे रहा होगा और इस लोन के ऊपर बैंक को क्या पे कर रहा होगा? इंटरेस्ट भी पे कर रहा होगा। अच्छा जी, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस वजह से इसने प्रॉफिट का लफ्ज यूज किया, हालांकि यहाँ इंटरेस्ट का लफ्ज होना चाहिए था। फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड। क्या? इंटरेस्ट पेड। बस बात इतनी सी है जो मैंने ऊपर और नीचे हाईलाइट कर दी, आगे सारी कहानी है। फॉलोइंग डिडक्शन विल बी अलाउड। क्या? इंटरेस्ट पेड। तो फॉलोइंग डिडक्शन विल बी अलाउड के बाद डिडक्शन हमें वाज़ेह नजर आनी चाहिए, और वाज़ेह नजर आ रही है, इंटरेस्ट पेड इज अ रिडक्शन। तो फॉलोइंग डिडक्शन इज अलाउड, इंटरेस्ट पेड। अच्छा, इंटरेस्ट पे किस पर किया है?
जो आपने लोन बोरो किया है, मनी बोरो की है, जो आपने लोन बोरो किया है। अच्छा भाई लोन क्यों बोरो किया रे तूने? कहते मैंने घर खरीदना था। अच्छा चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो घर बनाना था। नहीं, मैंने बने हुए घर को रेनोवेट करना था, फुल बूटे लगाने थे, मैंने उसको बढ़ाना था, एक कमरा और डालना था, और रिकंस्ट्रक्ट द, या पुराने को तोड़ के नए को दोबारा बनाना था। तो किसी भी मकसद के लिए आप लोन ले लें और उस लोन पे क्या पे करें? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। तो एनी इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड, लोन बोरो करने का मकसद घर का खरीदना, घर का बनाना, घर को रेनोवेट करना, घर को बढ़ाना, या घर को दोबारा से तामीर करना। अच्छा जी, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि लोन देने वाला कौन है। लोन देने वाला कोई भी हो सकता है, आप किसी रिश्तेदार से लोन ले लें, आप किसी दोस्त से लोन ले लें, लेकिन आगे अगले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आप लोन किससे लें। आप लोन इन दो बंदों से भी ले सकते हैं, आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं, आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से भी लोन ले सकते हैं, जिसको कहते हैं HBFC। ये जो आपके चेहरों पे खुशी है ना, मुझे बता रही है कि संडे आ रहा है और आपने पिछले 12 दिन का सारा रिवाइज करना है, और ये जो खुशियां हैं ना, ये पता नहीं आपको कहां तक ले जाएंगी। अच्छा ठीक है, दिन रात एक कर दिया करें बस, पढ़ पढ़ के। रात को 12 बजे मुझे वाले साहब ने आगे कहा कि अब बस कर दो, अब सो भी जाओ, सुबह जाना भी है कॉलेज। तो टाइम लग जाता है, अब चीज़ों पे बंदा करने बैठे सही तरीके से, तो आप तो बस बैठते हैं और फिर उठ जाते हैं, फिर दोबारा के उठ बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं, फ्रेश ही होते रहते हैं। फ्रेश होने के लिए जाते हैं 45 मिनट 2 घंटे बाद वापस आते हैं। ये क्या बैठा जाता है, क्या करें, कंटिन्यूस बैठा जाता है, नॉन स्टॉप सीरियल 8-8 घंटे बैठा लो, कोई मसला ही नहीं। ये आपके साथ, ये 1 घंटे वाला मसला आपसे कब से है? कब से है? PRC से ये मसला है, FSC में नहीं था। मोबाइल, जब से मोबाइल रखे तब से ये मसला है। यार देखो, बंदा बोर हो रहा हो ना, मिसाल के तौर पे FR1 पढ़ के बोर हो रहा हो, टेक्स्ट शुरू कर देता है, टेक्स्ट में बंदा बोर होने लग जाए तो चैप्टर 4 पे आके पिछला वाला रिवाइज करने लग जाते हैं। अब अगर आप बोरियत के सबब ये ढूंढो कि मोबाइल यूज करता हूँ, बाहर चला जाऊं या दोस्तों के साथ गपशप मारूं, फिर तो बंदा तो बस पढ़ते रहते हैं। क्या जो काम करना है वो तो करना है ना, उसके लिए क्या करें फिर? अब बाद में भी तो करना ही है ना, बाद में भी तो करना ही है ना, तो फिर अभी कर लो। बस ये सोच होती है कि बाद में किसने करना है, मैं नहीं करना है ना, तो फिर अभी कर लो। चले जी आगे। कोई मेडिसिन और कैप्सूल नहीं है, ये अंदर का जज्बा होता है बंदे का। अच्छा, अगर आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से या बैंक से लोन लें, तो ऐसी सूरत में भी आपके लोन लेने का मकसद क्या है? कि आपने उसे प्रॉपर्टी एक्वायर की है, आपने उसे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है, रेनोवेट की है, एक्सटेंड की है, रिकंस्ट्रक्ट की है, विद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आपने लोन लिया है इन मकासद के लिए। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो काम करने के लिए जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे ये आपको फाइल्स डाउनलोड हुई हुई नजर आ रही हैं, 11:46 रात को, 11:36, 11:31, 11:29, 9:59, 9:11, 9:06, 8:54, 8:54। अब ये सबसे पहले जो आई कैप की ये नई किताब है, पहले सॉफ्टवेयर से हमने चेक किया कि आई कैप ने नई किताब के अंदर क्या चेंजेस किए हैं। तो जहां जहां आई कैप ने नई किताब के अंदर चेंजेस किए हैं, वो सारी चेंजेस ये देखो ग्रीन से हाईलाइट हो गई सॉफ्टवेयर के जरिए। फिर आई कैप की पुरानी किताब खोली, और फिर आई कैप की पुरानी किताब खोल के देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो जो जो चीज़ें आई कैप ने डिलीट की हैं, ये रेड से सॉफ्टवेयर ने हाईलाइट कर दी। फिर उसके बाद अपनी किताब के अंदर जो है वो चेंजेस की। फिर अपनी किताब के अंदर, जैसे ये चैप्टर 14 है, उसके अंदर अपनी किताब में चेंजेस की, कुछ चीज़ें डिलीट की, कुछ चीज़ें ऐड की। फिर उसके बाद उनका प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकालने के बाद उनको चेक किया कि ये जो टैक्स लाइबिलिटीज चेंज की हैं, जैसे टेबल 1 और टेबल 2 चेंज हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये देखो ये सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ी हैं और चेंज करनी पड़ी हैं। फिर अपनी किताब को भी सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करके दोबारा जो है वो हर चैप्टर वाइज को देखना पड़ा। लेकिन अभी आज दोबारा बैठ के इनके प्रिंट आउट निकाल के जरा दोबारा देखना है। अब ये काम खुद ही करने हैं ना, अब तो करने हैं, तो मैं ये सोचूं कि अब ये किस कोई और करेगा, या कल कर लूंगा या परसों कर लूंगा, तो वो आज कर लें। तो ये जज्बा होता है, अब आपको अंदर अगर है तो जगाएगा आपको, वरना सुलाएगा। चलें जी। इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेटेड, एक्सटेंडेड और with capital contributed by house building finance corporation or a bank, the share in rent and share towards the appreciation in value of property। प्रॉपर्टी तो आपने ऐसे पढ़ा जैसे ये सारी पिछली लाइन समझ आ गई है मेरे साथ, एंड पे प्रॉपर्टी दो ही है। अच्छा, ये जो सारी अंडरलाइन की हुई लाइन है, इसका मतलब है इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट। क्यों? ये जी एक साहब हैं मिस्टर कासिम,
50 लाख रुपए इन्होंने डाला और एमसीबी बैंक है, एमसीबी के आगे बैंक लिख दो, पता नहीं कोई जाके पूछ रहा हो बैंक को क्या होता है, कौन सा है ये, तो एमसीबी बैंक है, इसने भी 50 लाख डाला, 50 लाख डाल के 100 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, बड़ी बात तो आपने 100 ही बनता है। अच्छा 100 लाख रुपए का ये घर बना लिया, अब इस घर को आपने किराए पे चढ़ा दिया, घर को किराए पे चढ़ा दिया, घर को जब किराए पे चढ़ाया तो इससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है मिसाल के तौर पे 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए आपको घर का किराया आ रहा है, बूथा इधर रखें, 13 लाख रुपए आपको किराया आ रहा है। अब हर साल के एंड पे जब तक आप बैंक को ये 50 लाख वापस नहीं कर देंगे, बैंक आपसे 50 लाख पे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा। फर्ज कर लें इंटरेस्ट रेट है 12%, इंटरेस्ट रेट क्या है 50 लाख जरा 12% बना 6 लाख। अब आपको 13 लाख की रेंटल इनकम कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़े, 6 लाख। अब आपको 13 लाख की रेंटल इनकम कमाने के लिए कितने लाख खर्चा करना पड़े, 6 लाख का खर्चा करना पड़े। ये 6 लाख इसको क्या कहते हैं, ये जो 50 लाख है ये तो लोन है, ये 6 लाख जो आप इस पे पे कर रहे हैं ये इंटरेस्ट है। अब लॉ मेकर हमारा कह रहे हैं कि भाई ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो आप इंटरेस्ट नहीं है, आप बैंक को शेयर इन रेंट दे रहे हो। क्या मतलब, ओ इधर, यानी आपने जो घर बनाया है, घर बना के थोड़ा सा पैसा तो बैंक ने भी डाला, तो इसका मतलब है जब थोड़ा सा पैसा बैंक ने डाला तो जो घर का किराया आया है, इस किराए के, ये जो किराया आया है इस किराए के दो हिस्सेदार हैं, एक कासिम आप हैं जिसने ये घर बनाया ओनर, और दूसरा इस किराए का हिस्सेदार बैंक है। तो कहते हैं ये 13 लाख इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये 13 लाख आप बैंक को क्या दे रहे हैं, शेयर इन रेंट, बैंक का हिस्सा उसको दे रहे हैं रेंट के अंदर। पहला आर्गुमेंट इसने ये लिया, हालांकि ऐसी बात नहीं होती, अगर आपका घर किराए पे ना चढ़े या घर बहुत कम किराए पे चढ़े तो बैंक आपको ये 6 लाख माफ नहीं करेगा कभी भी, ये 50 लाख पे 12% इंटरेस्ट बनते तो ये इंटरेस्ट आपको माफ कर देगा। आपके यहाँ घर किराए पे नहीं चढ़ा, बैंक कहे चलो खैर इंटरेस्ट दो ही ना, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। तो ये ऐसे इसने बोंगी मारी हुई है, शेयर इन रेंट नहीं होता, ये इंटरेस्ट ही होता है। अच्छा एक और उसने कहा अगर आप शेयर इन रेंट वाली बात आपकी अकल में फिट नहीं हो रही, तो प्रॉपर्टी जो बनाई है दो लोगों ने बनाई है, 50 लाख रुपए आपने डाला है, 50 लाख रुपया बैंक ने डाला है, तो आप बैंक को शेयर दे रहे हैं इन एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। क्या आपकी प्रॉपर्टी में कम से कम लैंड की कीमत तो बढ़ी रही होती है ना, जो आपके घर होते हैं उनमें लैंड की कीमत तो बढ़ी रही होती है, तो दोनों ने 50-50 लाख डाले, 100 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की जो कीमत बढ़ रही है ना, आप वो बैंक को देना चाह रहे हैं, आप बैंक को क्या नहीं दे रहे, इंटरेस्ट नहीं दे रहे। हालांकि ऐसा नहीं होता वैसे, अगर आप देखें दुनिया के अंदर जाके, अगर किसी जगह प्रॉपर्टी की वैल्यू ना भी बढ़ी हो, तो अगर हम बैंक को जाके कहेंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नहीं बढ़ी और मेरा घर किराए पे भी नहीं चढ़ा, तो बैंक आपको 4-5 साल तक इंटरेस्ट माफ करे रखेगा, कभी भी नहीं माफ करेगा। तो बहरहाल उसने इंटरेस्ट की ये एग्जांपल देने की कोशिश की है कि ये इंटरेस्ट नहीं है, इट इज शेयर इन रेंट जो आप बैंक को दे रहे हैं, और इट इज शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये वो लाइन है जो लिखी हुई थी। वैल्यू बढ़ने का पोर्शन तो आप बैंक को देते ही नहीं ना, आप रेट तो हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगाते हैं, तो ये कहानी है सिर्फ। नहीं, असल में आप बैंक को कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ने की वैल्यू का हिस्सा भी नहीं देते, शेयर इन रेंट भी नहीं देते, ये सिर्फ उसने उसके नाम रखे हैं, देंगे आप उसको इंटरेस्ट ही। भाई इधर आओ, ये एसी ऑन कर दो, ये क्या बंद किया हुआ है, ये वाला भी ऑन करो जी। बस आपने जो नए से पैसे कितने आए, 9 लाख, पुराने के जितने इनकम में चले गए वो माइनस कर दें। ये तो 31 जनवरी तक रहा था, ये क्लास को बता दें आप, जनवरी को सांस दो, ये क्यों बंद क्यों किए वैसे, स्थिति बना किसका, कौन नोट नहीं करा, इसको तो मैं जानता हूँ। किधर जा रहे हो,
मैसेज आया? हाँ, अच्छा। तो the lawmaker is saying you are not paying interest, rather you are paying share in rent or share in appreciation of value of property. If the property is acquired, extended or reconstructed with a capital, ये कैपिटल से मुराद ना यहाँ लोन ही है. If the property is acquired, constructed, renovated, extended or reconstructed with loan contributed by House Building Finance Corporation or a scheduled bank, the share in rent and the share towards appreciation in value of property. शेड्यूल्ड बैंक आम जो बैंक होते हैं उनको कहते हैं. अच्छा अच्छा मोहतरम, अब ये जो पढ़ने का तरीका है वो जरा देखिएगा. ये ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है ना, फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड. ये लफ्ज पढ़ के आप जरा नीचे आएंगे. द फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड. द इंटरेस्ट, ये मेन बात है. फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड ऊपर लिखा हुआ है, इधर आके द इंटरेस्ट. इसके बाद इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड विद लोन बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या बाय बैंक. अब अगर ये जो मैंने बात हाईलाइट किया आप इसको पढ़ें तो शायद आपको ज्यादा आसानी से समझ आए. एक मिनट के लिए जरा पॉज कीजिएगा और इधर देखें. तो नहीं आप नहीं. फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड. द इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड विद लोन बाय बैंक. तो मेन बात आप देख लें, हाईलाइटेड में कवर हो रही है और समझ भी आसानी से आ रही है. फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड. द इंटरेस्ट, कौन सा? इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड विद लोन बाय बैंक. बाकी तो तफसील है, नहीं लिख के तो पेपर में सारा आना है. अपनी वाली वर्डिंग अगर आप देखो ना, आप उसमें अगर मैंने बता दिया था रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन है जैसे, तो उसमें आप अगर पीरियड ऑफ 183 डेज लिखा होगा नंबर कटेंगे. पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंटिंग इन एग्रीगेट का मतलब है कि तोड़ तोड़ के अगर आता उस अरसे को भी काउंट करेंगे. और 183 डेज लिखोगे तो नंबर कटेंगे. 183 डेज और मोर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 183 वाला तो रेजिडेंट नहीं बनता. हाँ एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, जितनी लॉ के करीब वर्डिंग उतनी ज्यादा बेहतर है. एक्वायर, कंस्ट्रक्ट, रेनोवेट, एक्सटेंड और रिकंस्ट्रक्ट में से कोई एक लफ्ज आपको भूल जाए तो वो शायद एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर सारे ही भूले हो आपको लफ्ज और आप सिर्फ एक्वायर का लफ्ज लिखा आ जाए तो वो मुनासिब नहीं है. कैपिटल की जगह लोन का लफ्ज तो नहीं लिख के आना, और शेयर इन रेंट की जगह इंटरेस्ट का लफ्ज तो नहीं लिख के आना. वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. तो लफ्ज तो वही लिख के आएंगे जो लॉ में यूज हुआ है. ओके अच्छा भाई, एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि खामोश, एक ये पॉसिबिलिटी भी है कि अब अगेन अगर आप ऊपर से मिला के पढ़ें, पॉइंट जी में पढ़ने लगा. फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड. द इंटरेस्ट पेड, द इधर आके उसने इंटरेस्ट का लफ्ज लिख दिया प्रॉफिट के साथ, मान रही है इंटरेस्ट ही है. द फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड. द इंटरेस्ट, ये आंखों के इधर उधर ना किया करें, इधर उधर चला करें. द फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड. जिधर आप देख रहे होते हैं फिर उधर ही आपका दिमाग भी होता है. द फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड. द इंटरेस्ट पेड. अब ये कौन सा इंटरेस्ट है? वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज. इसको काट दें. वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज. मोर्टगेज होता है गिरवी रखवाना. अब गिरवी रखवाना क्या होता है? मोर्टगेज. अच्छा, मोर्टगेज होता है गिरवी रखवाना. गिरवी रखवाने का क्या मतलब है कि आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपकी शक्ल देखी, बैंक ने कहा चलो, आपसे मुराद मिस्टर एक्स होता है, आप नहीं होते. बैंक ने कहा चलो नस, यू शुड रन, आप भाग जाए यहां से, आपको हम लोन नहीं दे सकते. आपने कहा यार खुदा के लिए मेरा शहबाज शरीफ जानने वाला है. बैंक ने एक रख के चपेट मारी, शहबाज शरीफ तेरा जानने वाला है. अब ऐसी सूरत में आप बैंक को कहेंगे कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपने नाम करा लो, या अपने नाम नहीं कराओ, सॉरी अपने पास रख लो. तो बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेगा. वो जो बैंक डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगा उस प्रॉपर्टी के, वो गिरवी रखवाना कहते हैं. ऐसी सूरत में अगर आपने लोन का डिफॉल्ट किया और लोन वापस, तो ऐसी सूरत में लोन वापस ना करने की सजा यह मिलेगी कि वो प्रॉपर्टी बैंक आपकी बेच देगा. तो इसे कहते हैं मोर्टगेज. इस सिनेरियो को अलग से लिखने की जरूरत कोई नहीं थी, क्योंकि बैंक अक्सर सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखवाते हैं. लेकिन उसने याद दहानी के तौर पे बता दिया कि लोन के अरेंजमेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या रखवा दें? गिरवी. टू वेयर द प्रॉपर्टी इज मोर्टगेज, द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू बैंक इज अलाउड एज डिडक्शन. ऊपर से मिला के बस जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन के तौर पे माइनस करने की जाते हैं. ई और एफ में कोई खास फर्क नहीं है. ये तो जी मैंने पढ़ाया ना आपको. ई और एफ में कोई खास फर्क नहीं है. एफ में बताया हुआ है या आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन ले लें या बैंक से लोन ले लें, और ई में कुछ नहीं बताया हुआ
चाहे आप दोस्त से लोन लें, चाहे आप किसी रिश्तेदार से लोन लें, जिस मर्जी से लोन लें, बस बैंक और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अलावा किसी और से आप लोन ले लें। सो दैट इज कवर्ड इन ई। नहीं, वो असल में इंटरेस्ट ही होता है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट ही होता है। पॉइंट नंबर एच, वो एक्वायर कर रहे हैं आप हाउस। पॉइंट नंबर एच और आई बस मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अक्सर अगर हॉस्टल्स किराए पे दिए गए हैं, जैसे कि आपके चाचू ने हॉस्टल किराए पे दिया था, तो हॉस्टल में कोई एडमिन बंदा होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा होता है, और कोई रेंट कलेक्ट कर रहा होता है, रेंट कलेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप इसको कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अतबार से ये मिसाल ऐसे बनेगी कि कॉलेज में आपने देखा होगा कि अगर आप क्लास में एंटर होने लगें तो कई दफ़ा कोई साहब खड़े होते हैं और लिस्ट पकड़ के पूछ रहे होते हैं, भाई आपने फीस जमा करा दी या नहीं करा दी। तो वो फीस कलेक्शन चार्जेस कॉलेज से ले रहे होते हैं, वो कॉलेज वाले उसको पैसे दे रहे होते हैं, तो वो कॉलेज वालों के लिए खर्चा है। इसी तरह अगर कोई बिल्डिंग का ओनर है, जैसे कि आपके चाचू हैं, अगर आपके चाचू ने कोई अगर आपके चाचू ने कोई मूंछों वाला बंदा रखा हुआ है, और ये मूंछों वाला बंदा जो है वो हर कमरे के बाहर चला जाता है और जाके कहता है भाईजान किराया दो वरना बाहर, तो ये जो किराएदार हैं ये इसके कहने पे किराया दे देते हैं। तो क्या आपके चाचू इसको इस काम के कुछ पैसे दे रहे होंगे? तो ये जो चाचू ने बदमाश रखा हुआ है, इस बदमाश को जो चाचू पैसे देते हैं, तो ये चाचू के लिए खर्चा है, लेकिन इससे फायदा चाचू को ये होगा कि चाचू को खुद नहीं जाना पड़ेगा कमरे कमरे किराया लेने, चाचू इस बंदे को भेज दिया करेंगे। तो अगर आप अपना घर किराए पे चढ़ा दें, या आप अपनी जो है वो कोई प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दें, या आप हॉस्टल में रूम्स किराए पे चढ़ा दें, तो आप ऐसे कोई बंदा रखें एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए या रेंट कलेक्ट करने के लिए, तो उसको जो आप पैसे देंगे वो भी खर्चा है, आपका ओनर का खर्चा है ना, चाचू का खर्चा, ये भी खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। द एक्सपेंडिचर पेड, जो आपने खर्चा पे किया है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर डिराइविंग रेंट, ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रेंट कमाना है, और तो कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपने चाचू ने क्या कमाना है, रेंट। अब असल में डिडक्शन कौन सी अलाउ है, तो फॉलोइंग डिडक्शंस विल बी अलाउड, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस इज अलाउड एज डिडक्शन, एडमिन और कलेक्शन चार्जेस डिडक्शन के तौर पे माइनस करने की इजाजत है, अप टू लोअर ऑफ। लोअर ऑफ का क्या मतलब है, या एक्चुअल एक्सपेंस या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू, कल एक फिगर का हमने 20% लिया था, 1/5 20% होता है, ओ यार हद होगी, 1/5 20% होता है ना, कल एक फिगर का हमने 20% लिया था, आज उसी फिगर का क्या लेना है, क्या रेंट कलेक्शन चार्जेस 4% माइनस करने की इजाजत है, यहां एक्चुअल भी देखा जाएगा। तो अभी न्यूमेरिकल में कराता हूं जिसमें ये पॉइंट जरा डिस्कस हो जाएगा कि एक्चुअल या 4%, विच एवर इज, दोनों में से लोअर को माइनस करेंगे, इसको भी न्यूमेरिकली देखते हैं। और आखिरी बात जी, लीगल चार्जेस पेड टू डिफेंड द टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, क्या मतलब, आपका घर है, कोई बंदा बाहर से आया, उन्होंने कहा चल निकल, चल 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 निकल, तो अब प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट राइज हो गया, प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे डिस्प्यूट राइज हो गया, उसने कहा चल चल ये तो मेरे परदादा ने जो है वो उनके लकड़ दादा को बेचा था, तो इसलिए ये तो मेरा घर है। तो अब ये जो फटा राइज हो गया है, आप कहां चले जाएंगे, तो सर्दियां कोर्ट पहन लेंगे, आप कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट में जाके केस करेंगे, डिफेंड करेंगे टाइटल, कि ये टाइटल मेरा है, तो लॉयर को कोई ना कोई पैसे देने पड़ेंगे, वो जो लॉयर को आप पैसे देने होंगे वो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। और एनी सूट कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी इन कोर्ट का क्या मतलब है, या कोई भी सूट हो जाए, यानी कोर्ट में कोई भी केस चल पड़े उस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी में ये मसला है वो मसला है, कोई भी केस कोर्ट में चल रहा हो प्रॉपर्टी का, लेकिन शर्त ये उसी प्रॉपर्टी का जिसको आपने किराए पे दिया हुआ है, तो उसका खर्चा आपने जो लीगल चार्जेस पे किए हैं लॉयर को, लीगल चार्जेस पेड टू लॉयर, ये माइनस करने की आपको इजाजत है। चलें जी सवाल निकालें। ये जी पेज नंबर 16 है, जिन्होंने लेट ऑनलाइन क्लासें ज्वाइन की हैं सफा एंड पे खुद ही ढूंढ लें जाके, सुहेल के नाम से शायद 2 सवाल आ रहे हैं, ये वाला सवाल जो है पेज 16 जी निकाल लें नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, जो भी आपको सवाल आया करेगा ना, उस सवाल में आपने 2 काम करने होंगे। जो भी सवाल आएगा उसमें आपने 2 काम करने होंगे। पहला काम आपने ये करना होगा कि इनफ्लोज को अलग करना होगा,
मिसाल के तौर पे आप जो है वो कराची से आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए, या आप इस्लामाबाद से आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए, या आप कसूर से आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए, तो आप जैसे ही किसी कोई आपने रूम पसंद किया तो उस हॉस्टल के मालिक ने कहा कि रूम का किराया है 30,000, रूम का किराया 30,000, लेकिन इसमें ना बिजली है, ना पानी है, ना इंटरनेट है, ना खाने की सहूलत है, ये सहूलतें मौजूद नहीं है। अगर आपको ये सहूलतें भी चाहिए तो ये सहूलतें आपके अलग से मैं चार्ज करूंगा, ये सहूलतें मैं अलग से चार्ज करूंगा। उसके लिए रेंट चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज 12,000। अब मालिक मकान हर कमरे वाले से कितने पैसे ले रहा होगा हर महीने? 42,000। बड़ी फिक्र होगी है, नीचे खैर है। 30,000 रुपया वो किसका किराया ले रहा होगा? रूम का किराया ले रहा होगा। और 12,000 बिजली, पानी, गैस, हीटर, गीजर, सिक्योरिटी, स्वीपर, एक्स्ट्रा मेट्रस, खाना पीना, लटरम पटरम, इन सारी चीजों का पैसे ले रहा होगा। तो रेंट वो दो चार्ज करेगा, एक रूम का रेंट आपसे रिसीव करेगा 30,000 रुपया, और एक आपसे रिसीव करेगा रेंट चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो रूम के अलावा आपको सर्विसेज दे रहा होगा वो जो उसको पैसे जा रहे होंगे वो मालिक मकान की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होंगे, और जो रूम का किराया मालिक मकान के पास जा रहा होगा ये उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा। अब आपको ना खर्चे मैच करने पड़ेंगे, कौन से खर्चे कहां माइनस करने हैं। अब पहले हम इधर खर्चों की लिस्ट बना लेते हैं। अगर मालिक मकान ने रूम रेंट पे दिया हुआ है तो मालिक मकान को उसकी रिपेयर भी करानी पड़ेगी। अगर मालिक मकान ने रूम रेंट पे दिया हुआ है तो उसको हो सकता है बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी करवानी पड़े। अगर मालिक मकान ने रूम रेंट पे दिया हुआ है तो कोई लीगल केस भी हो सकता है। अगर मालिक मकान ने रूम रेंट पे दिया हुआ है तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो पे करना पड़ सकता है। ये सारे खर्चे जो है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन भी, जो सारी हमने लिस्ट पढ़ी है, ये सारे खर्चे प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस करने की जरूरत होगी, जो कि हमने सेक्शन 15A में पढ़े हैं। अदर सोर्स का चैप्टर हमने पढ़ा नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अकल हमारे पास है, तो इधर वाले खर्चे भी हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अगर मालिक मकान आपको इंटरनेट की सहूलत दे रहा है, बिजली की सहूलत दे रहा है, पानी की सहूलत दे रहा है, गैस की सहूलत दे रहा है, टेलीफोन की सहूलत दे रहा है, तो ऐसी सारी सहूलतों को देने के लिए मालिक मकान को यूटिलिटी बिल्स पे करने पड़ेंगे। मालिक मकान को यूटिलिटी बिल्स पे करने पड़ेंगे। मालिक मकान को स्वीपर रखना पड़ेगा, स्वीपर को सैलरी पे करनी पड़ेगी, ये इस 12,000 को कमाने के लिए। मालिक मकान को सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, और मालिक मकान को सिक्योरिटी गार्ड को क्या पे करनी पड़ेगी? सैलरी पे करनी पड़ेगी। मालिक मकान ने अगर आपको खाना प्रोवाइड करना है तो मालिक मकान इसके लिए फूड परचेज करेगा, आलू खरीदेगा, टिंडे खरीदेगा, मटर खरीदेगा, गोभी खरीदेगा, बैंगन खरीदेगा, भिंडी खरीदेगा, तो मालिक मकान इसके लिए फूड परचेज करेगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं ये हम कहां से माइनस करेंगे? इनकम फ्रॉम। इस तरह के खर्चे हमने भी पढ़े नहीं है सेक्शन 15A में। सेक्शन 15A में तो ये वाले मैंने आपको खर्चे पढ़ाए हैं, क्योंकि ये खर्चे जो है वो किस लिए हैं? रूम का किराया लेने के बदले, और ये सर्विसेज का। और ये जो बात है ना, ये जो अगली बात है सबर, ये 30,000 मालिक मकान किराएदार से ले रहा होगा, और ये 12,000 भी मालिक मकान किराएदार से ले रहा होगा, टोटल 42,000 ले रहा होगा। और जब ये पैसे ले लेगा तो ये रिपेयर के पैसे किसी मजदूर को देगा, ये इंश्योरेंस के पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देगा, इससे किराएदार का ताल्लुक नहीं होगा। ये लीगल केस के पैसे, जैसे कॉलेज वाले आपसे पैसे लेते हैं, वापडा वालों को पैसे दे रहे हैं बिजली के, आपसे फीस ले रहे हैं, और टीचर्स को दे रहे हैं तनख्वाह, आपसे फीस ले रहे हैं, बिल्डिंग वाले को उसका रेंट पे कर रहे हैं। तो सिमिलरली मालिक मकान किराएदार से 30 और 12 लेगा, और इसी तरह मजदूरों को रिपेयर के पैसे देगा, बैंक को इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस के पैसे देगा, लॉयर को लीगल केस के पैसे देगा, हुकूमत को प्रॉपर्टी टैक्स देगा। ये पैसे किराएदार को नहीं दिए जाएंगे वापस। इसी तरह मालिक मकान वापडा वालों को बिजली का बिल पे करेगा, पीटीसीएल वालों को इंटरनेट का बिल पे करेगा, स्वीपर को उसकी तनख्वाह पे करेगा, सिक्योरिटी गार्ड को उसकी तनख्वाह पे करेगा, और सब्जी की दुकान वाले से ये सामान खरीद के लाएगा। अब नोट कर लें, तो ये आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज मैच करने पड़ेंगे। और मैचिंग जैसे आपने बचपन में सीखी थी, बड़ा ये लिखा होता था, छोटा ये लिखा होता था, टीचर कहते थे मैच करें, आप बी के साथ जाके मैच कर रहे होते थे, तो वो वाली गड़बड़ नहीं करनी। ये 16 पे करो यार। क्लियर नोट।
यार लोगों ने पूरा पूरा नोट कर दिया, मैं पूरी चक्कर ला के वापस आना तो लेता ही। खूबसूरती के नंबर नहीं है, जल्दी नोट करें। हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल लिए, लेकिन जब उनके पेपर देखते थे तो नजर नहीं आ रहा था लिखा क्या हुआ है। खूबसूरती के मार्क्स नहीं मिलते। हेडिंगें बन रही हैं, अंडरलाइन हो रही है, मार्कर खुल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं आप लोग। किताब देखें ऐसी रंगीन होती है, पता नहीं कैसे कितना पढ़े। सुनो, याद तो नहीं किया था मैंने। घर वाले भी ओह यार ग्रीन रेड ब्लैक पता नहीं पुत्र की कर रहे हैं। ओ, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ नहीं, मैं गप्पे मार रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये बड़ा आसान है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कौन सा इलाका है? बलोचिस्तान, पंजगूर। जबरदस्त, तो नेक इलाके से हो तो। गए हो साहबा की कब्रों पे? गए हो साहबा की कब्रों पे? जो 5 कब्रें हैं पंजगूर, 5 कब्रों के नाम से। अच्छा, तो किसने मशवरा दिया सीए का? बड़ा भाई लाहौर से, ठीक है। उसको शौक था छोटा भाई सीए करे। अब आप उसको दुआएं देते हो, दुआएं देते हो, माशाल्लाह। चलो ठीक है, बैठो। सही, पीआरसी के पेपर सही हो गए? क्लियर है सारा पीआरसी? ये भी दिया हुआ पेपर? अच्छा, 50-50 हुए हैं पेपर तो। पहले अभी से क्लासें लेनी शुरू कर दी हैं? क्या चक्कर, क्लासें पूरी नहीं ली थी? रमजान में सोए रहे। आखिरी महीने में कितने लेक्चर लिए? 70 लेक्चर आखिरी महीने में? 70 से आखिरी महीने तो तैयारी के लिए होता है। तो आपको फिर एक सब्जेक्ट छोड़ देना चाहिए था, जब आखिरी आखिरी महीने में जो 70 लेक्चर आपने लिए हैं। ओह अच्छा, तो आ, अच्छा अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताओ कि आप कितने लेक्चर छोड़ के गए थे? टेक्स से कितने छोड़ के गए थे? टेक्स और एफर दोनों के लेक्चर नहीं छोड़े थे कोई भी? ठीक है, लेकिन पेपर से एक दिन पहले तक लेक्चर आखिरी ले लिया था, अल्लाह का शुक्र। 1 घंटा पहले? पेपर से 1 घंटा पहले आखिरी लेक्चर लिया है। चलो इसको रिज्यूम करेंगे इंटरव्यू को आखिरी दिनों में। चलो ठीक है, बैठ जाओ, बात बढ़ रही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1। अल्लाह करे पास ही हो जाए, मैं चाहता हूं आप नजर ना हो। अच्छा, मतलब बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर सुहेल अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ओन्स अ बिल्डिंग। मिस्टर सुहेल एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो बिल्डिंग ओन कर रहा है इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ कराची। फुल स्टॉप। आप हंसते क्यों हो फिर? तो बातें पिछले बैच वाली मैं कर रहा होता हूँ। खड़े हो जाओ। हाँ, बातों में हंसते क्यों? ये तो वही वाली बातें जो पिछली दफा की थी। अच्छा अच्छा, ऑन यकम जुलाई 2021, यकम जुलाई 2021 को ही रेंटेड आउट द बिल्डिंग टू बाकिर एट एनुअल रेंटल ऑफ 16 लाख। इसने बाकिर को कितने किराए पे बिल्डिंग दे दी जी? 16 लाख रुपए पे। दिस अमाउंट इंक्लूड, साथ वाले को देखें, दिस अमाउंट इंक्लूड, दिस अमाउंट 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग फॉर द बिल्डिंग। अब उसने कहा मोहतरम मैं आपको और कोई सर्विस तो दे नहीं रहा, ना कोई स्वीपर की सर्विस है, ना कोई बिजली की सर्विस है, ना और सहूलतें अवेलेबल हैं, तो आजकल हालात बुरे हैं, बाप बच्चे हो, बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे, मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड अरेंज कर देता हूं, सिक्योरिटी गार्ड मेरी तरफ से, लेकिन इसके मैं पैसे लूंगा कितने? 15,000 पर मंथ। अब ये जो फिगर है ना 16000000 वाली, ये एनुअल है, ये सालाना है, और ये जो फिगर है 15,000 वाली, ये पर मंथ है। अब आप मुझे बता दें कि मैंने जो आपको एग्जांपल कराई थी, इसमें टोटल रेंट कितना था? भाई इधर देख लेना, इधर देख लें, इधर देख लेना, टोटल रेंट कितना था इसमें? 42,000। उस 42,000 में से कितना था फॉर
सोचे 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 क्या कहने लगा हूं, उस 42,000 में कितना था फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज 12,000, लेकिन इधर इसने इकट्ठा करके दे दिया है, इधर इसने 16 लाख दिया है, दिस 16 लाख इज लाइक 42,000, क्यों, दिस इंक्लूड, इस 16 लाख में 15,000 शामिल है फॉर प्रोवाइडिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, और ये साल का किराया है, इसमें 15,000 लिया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देने के लिए। चलिए नहीं, वर्किंग वन, मुझे बताएं टोटल रेंट कितना है, 16 लाख, ये साल का है, इसके अगर मैं 2 हिस्से करूं, 8 लाख 8 लाख, यार हद हो गई, 8 लाख कहां से हो गया, कोई खुदा का खौफ करें, इसमें कितना पड़ा है बोले, 15,000, इसमें कितना पड़ा है, किस मद में, बोले बोले बोले, फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी भाईजान, ये सारे अभी इनफ्लोज है, ये मेरी सारी डिस्कशन जो है ना ग्रीन वाली हो रही है, ये जो रेड वाली है ये डिस्कशन नहीं है। अभी मैंने बात की एक्सपेंसेस की, या एक्सपेंसेस बाद में बने, तो मालिक मकान किराएदार से कितने ले रहे, 16 लाख, उस 16 लाख में 15,000 हर महीने किस बदले में ले रहे कि रूम रेंट के अलावा कोई सर्विस दे रहा है, आप बताएं वो कितना है, 15,000 जरा 12 महीने 1 लाख, आप बताएं अगर 16 लाख में से 1,80,000 1600,000 में से 180,000 हम किराएदार से सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस मुहैया करने के बदले ले रहे हैं, मुझे अभी ये नहीं पता मालिक के मकान सिक्योरिटी गार्ड को कितने दे रहा है, फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि मैं किराएदार से सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देने के बदले कितने ले रहा हूं, 1 लाख। आप मुझे बता दें बैलेंसिंग जो फिगर आएगी, बैलेंसिंग बची कुछ ही, 16 लाख माइनस 1,80,000, 1420,000, दिस इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलें वर्किंग वन नोट कर लें। अब ये इनफ्लो के कितने हिस्से हो गए, 2, पिछले सवाल में क्या गिवन था, इधर देखें, इधर 30,000 गिवन था और इधर 12,000 गिवन था, अभी जो मैंने एग्जांपल बनाई थी। ओके चलें जी, अब वर्किंग हम 2 करेंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैलकुलेट कर लेते हैं, और वर्किंग नंबर 3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सवाल वाले ने इनफ्लोज हमें अलग अलग करके नहीं दिए थे, हमने उनको अलग अलग कर लिया। अभी आपको सवाल पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे आप बताएं ग्रॉस रिसीट, मैं भी जरा जनरल पे लगा लूं, अच्छा जी, ग्रॉस रिसीट बोले 14,000, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का रेंट बोले, ये वो है जो हम किराएदार से ले रहे हैं, अभी आगे हम किस किस को देंगे बड़ा डिस्कशन है। 1 लाख, इनको ग्रॉस रिसीट क्यों कहते हैं, अभी तक खर्चे माइनस नहीं हुए, अब इनमें से हमने डिडक्शंस को अलाउ करना है, इनमें से हमने खर्चे माइनस करने हैं, लेस डिडक्ट नहीं, टेबल नहीं, शन, लेस डिडक्शंस, इनमें से हम खर्चे माइनस करेंगे। चलें जी, इधर 3 4 5 लाइनें छोड़ दें, इधर 1 लाइन काफी है, 1 2, हाँ वर्किंग नहीं, उधर मैंने और कुछ नहीं लिखा, वर्किंग 1 खत्म हो गई है। जो सॉल्यूशन नोट्स में या किताब पे दिया हो उसको फिर रजिस्टर पे नोट किया करें। अगले हफ्ते के एंड पे जब टेस्ट होगा तब आप पर साथ वाले की हकीकत खुलेगी कि ये कितना पढ़ा है, आपको, हाँ जी, आपको पता चलेगा ये कितने वाटर में है, कितने H2O में है। इनकम ऑफ प्रॉपर्टी और चैप्टर 4 होगा।
अच्छा जी, अब खर्चे जो माइनस करने हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, ये जरा खर्चे पहले आइडेंटिफाई करें, ये हैं कौन कौन से? फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय सुहेल ऑन बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर। एक तो उसने रिपेयर कराई होगी, ये खर्चा तो कहां माइनस कर देंगे हम? इनकम ऑफ प्रॉपर्टी में। बल्कि ये नहीं करेंगे, इसकी जगह 1/5 कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स तो पूरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में माइनस करने की इजाजत हो जाएगी। 10,000 रेंट कलेक्शन चार्जेस है, ये मैं आपको भी बताऊंगा, ये पूरे नहीं माइनस हो सकते, ये पूरे या 4% ऑफ रेंट चार्जेबल विच एवर इज लोअर, ये तीनों में से, दोनों में से लोअर करके माइनस होंगे। तो ये भी इनकम फ्रॉम, वैसे तो रेंट कलेक्ट अदर सोर्स वाला भी होता है, लेकिन इसको हम प्रॉपर्टी में ही माइनस कर दिया करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी के बदले जो 15,000 आप ले रहे हैं, उस 15,000 में से ये वाला माइनस करेंगे। अच्छा, ये ना सोचिएगा 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये 15,000 पर मंथ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं लिखा हुआ कि इसको कोई 2 से मल्टीप्लाई करना था। और इधर भी सिक्योरिटी गार्ड्स की तनख्वाह दी हुई है, तो कोई 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मुझे बताएं, जो मालिक मकान घर देने के अलावा क्या सर्विस दे रहा है? सिर्फ बिजली, पानी नहीं, स्वीपिंग नहीं, खाना नहीं, सिर्फ मालिक मकान एक सर्विस दे रहा है, सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है। तो मालिक मकान को सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये जो तनख्वाह सिक्योरिटी गार्ड की है, ये कौन सी इनकम कमाने में हेल्प कर रही है? इसलिए इसको माइनस भी किस हेड में करेंगे? इनकम फ्रॉम। ये वो मैंने कहा था मैचिंग जो है, तो ये मैच कर लिया हमने चीजें। इन तीनों को पकड़ के ले जाते हैं प्रॉपर्टी में और इसको प्यार से ले जाते हैं अदर सोर्स में। अब बोलना शुरू हो गया, उसने बोलते रहना मेरे मोबाइल ने, ये आपकी वजह से हुआ ना? नहीं, अब जो आपने जनरल पे करवाया इस वजह से। अब ये देखना, अच्छा, लेस डिडक्शंस, कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? भाई अब अजीब अजीब सी बातें शुरू हो जाती हैं। मैं आपको अपना बता देता हूं, आपकी अपनी मर्जी है। मेरा फोन 24 और साइलेंट पे होता है विदाउट वाइब्रेशन। तो ये आप लोग जरा अगर शुरू कर देना तो आपकी जिंदगी में जो काम कर रहे होंगे ना उसमें कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जाके अगर आप फोन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस ने जो है वो, फिर जो आपके साथ वाले हैं ना वो यूज टू हो जाएंगे। एक दो दफा आपको सुनाएंगे, फिर वो यूज टू हो जाएंगे कि अच्छा आपके जो भी मैं काम कर रहा हूँ कंसंट्रेशन से। इस पे कोई सवाल है तो सेशन के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिपेयर अलाउंस पकड़े जी, 1420 1420 इंटू 1/5 284,000 रिपेयर अलाउंस हो गया। आगे चलें जी, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स तो पूरा का पूरा माइनस होगा, कितना? 20,000। आगे चलें जी, रेंट कलेक्शन चार्जेस। नहीं, रेंट कलेक्शन चार्जेस ना 9 में 1 पूरे ही माइनस हो जाते हैं प्रॉपर्टी में से। लोअर ऑफ, पूरे माइनस करने हैं, लोअर ऑफ करके, लोअर ऑफ करके। दो चीजें, एक्चुअल एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस सवाल से मिला करेगा, कितना? 10,000। इसको आपने अंदर वाले कॉलम में लिखना है। मैं नहीं कहते बेटा अंदर आ जाओ शाम हो गई है, इसको अंदर वाले कॉलम में रखना है आपने। एक्चुअल एक्सपेंस और 4% उसी अमाउंट का जिसका 1/5 लिया। 1/5 20% होता है और 4% 4% होता है। बड़ी बात नहीं, 4% इंटू 1420,000 इज इक्वल टू 56,800। ये दोनों माइनस करने हैं या दोनों में से लोअर माइनस करना है? लोअर कौन सा लग रहा है दिखने में और हकीकत में? 10,000। 10, चल बाहर, चल निकल, 10,000 को बाहर बुला ले, बाहर वाले कॉलम में आ गया। अब आप इस वर्किंग को क्लोज कर दें। चलें क्लोज कराएं वर्किंग। 1106,000 एंड पे 3 अंडे हैं। 1106,000 35,000 छुई मुई हो गया। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअल रिपेयर को ना इग्नोर करना है, उसकी जगह आपने रिपेयर अलाउंस माइनस किया करना है। तो रिपेयर को इसलिए पेपर में हमेशा इग्नोर करना है, उसकी जगह आपने रिपेयर अलाउंस यानी 1/5 माइनस करना है। कल आए थे ना आप? ठीक है, तो 1/5 माइनस करना है। ओके, अच्छा जी, अदर सोर्स की इनकम कमाने के लिए क्या गार्ड को पैसे पे करने पड़ेंगे? तो ये जो गार्ड को पैसे पे कर रहे हैं ये कहां माइनस होगा? वैसे भी ये सेक्शन 15A में जो हम लिस्ट पढ़े थे उसमें तो नहीं था गार्ड की सैलरी,
तो ये अदर सोर्स में माइनस होगा, ये अदर सोर्स का खर्चा है। 15A में जो हम खर्चे पढ़े थे वो कहां माइनस होने हैं? इनकम फ्रॉम सेक्शन जो हमने पढ़े हैं कल के, सेक्शन 15A, या लीगल चार्जेस और ये वो लिखे हुए हैं। डिडक्शन गार्ड सैलरी 70, 1,10,000। अब आप न्यूमेरिकल का मुंह बना लें। मिस्टर सुहेल, इनकम एंड टैक्स बेयर ऑन टैक्स ईयर 2022। न्यूमेरिकल का फेस बना लें और इसका टैक्स निकाल लें कितना बन रहा है, टेबल 1 या 2 में जाके। ताकि मैं उधर लग रहा हूँ। अच्छा, भाई शोर ना किया करो आप। जी भाई, डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात वगैरह सवाल में है नहीं जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 1106,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1,10,000। यही टोटल इनकम है और यही टैक्सेबल इनकम है जी मोहतरम। 1216,000। अच्छा, अब आप 1216,000 पे जब लगाएंगे 75%, तो सैलरी उससे कम आएगी क्योंकि सैलरी 0 है। सैलरी कम तो टेबल 1 60,000 17 पॉइंट of 16,000, so that comes to 62,000। 17.5% ऑफ 16,000। ये अमाउंट 12 लाख से कितनी ज्यादा है ये देखना था। वो यहाँ पे लिखे नहीं हुए, नहीं होंगे। अच्छा जी, अब देखो जो कोई ऐसे कमेंट्स हो आप अपने तक रखा करें और फिर बताया करें, जिस तरह आप सोचते हैं फिर उस तरह सारे सोचेंगे। अच्छा भाई, अब सवाल ये राइज होगा कि क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको डाटा अवेलेबल होगा तो उसमें एक काम हमने करना है कि इनफ्लोज में प्रॉपर्टी और अदर सोर्स को अलग कर लेना है और आउटफ्लोज में भी प्रॉपर्टी और अदर सोर्स को अलग कर लेना है। अगर आप इनफ्लोज वाली साइड पे आए तो इट इज टोटल इनफ्लो, दिस इंक्लूड अनदर इनफ्लो। इट मींस के 16 लाख के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, तो 16 लाख के हमने 2 हिस्से कर लिए, प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। इसके बाद हमने क्या किया कि प्रॉपर्टी की ग्रॉस रिसीट को ऊपर रखा, अदर सोर्स की ग्रॉस रिसीट को ऊपर रखा और फिर खर्चों में सोचा कौन सा खर्चा किसका है। अब आपने ये देखना है कि ये सहूलत कौन सी दी जा रही है। यहां सहूलत अगर सिक्योरिटी गार्ड की दी जा रही है तो फिर खर्चा क्या होगा मालिक मकान का? सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी खर्चा होगा, वो यहां माइनस हुए, बाकी सारे खर्चे ऊपर माइनस होगा। चलें जी, आखिरी पॉइंट पढ़ लें, आप वापस आए उधर ही जिथे भी, पेज नंबर 3 पे आ जाए। सेक्शन 15A पॉइंट नंबर J,
अच्छा जी, आखिरी खर्चा है आज का जो हम पढ़ने लगे हैं, वो माइनस करने की इजाजत है, एंड दैट इज बैड डेट। बैड डेट, किराएदार 2-3 महीने आखिरी साल के किराए पे रहा और फिर किराया लेके भाग गया। भागते चोर की लंगोटी भी हाथ नहीं आई, तो हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि किराएदार किराया लेके भाग गया। तो ये जो बैड डेट है, ये माइनस करने की इजाजत है, वो अलग डिस्कशन है, उसको इससे मिक्स ना करो। अच्छा, वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट, अनपेड रेंट क्या होता है? बैड डेट, बुरा उधार। Where there are reasonable grounds to believe that bad debt is या unpaid rent is irrecoverable, bad debt is irrecoverable. An allowance, अब ये अलाउंस उस तरह का नहीं होगा 1/5 या 4%, उस तरह की कोई चीज नहीं है। An allowance यानी an amount, बस इधर अलाउंस की उसने कोई अलग से चीज नहीं दी। An amount equal to bad debt, exact equal to bad debt। लेकिन बैड डेट माइनस करने के लिए 3 शरायत हैं। बैड डेट माइनस करने के लिए 3 शरायत हैं, एंड यानी तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, 1B 2B और 3B, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, फिर बैड डेट माइनस करने की इजाजत होगी। पहली शर्त, टेनेंसी वाज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब डिक्शनरी में देख लीजिएगा, उसका मतलब होता है रियल, जेन्युइन। तो क्या टेनेंसी कैसे पता चलेगी कि बोनाफाइड है? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, एग्रीमेंट हुआ होगा, उसमें मालिक के मकान के साइन होंगे, किराएदार के साइन होंगे, और साथ दोनों के आईडी कार्ड की फोटोकॉपी अटैच होगी, वहां से पता चल जाएगा ये टेनेंसी क्या है, रियल है। बस एक तो ऑब्वियस सी बात है, टेनेंसी वाज बोनाफाइड, टेनेंसी रियल होनी चाहिए, किराएदार ही वही बंदा होना चाहिए जिसकी बात हो रही है। अच्छा जी, बैड डेट माइनस करने की पहली शर्त बताएं, ये क्या है? इसका मतलब उर्दू में बता दें। हाँ, किराएदार को आपने घर से धक्के देके निकाल दिया। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द, आपने से कहा भाईजान माजरत, आप तशरीफ ले जाएंगे, आपने किराया नहीं देना, वो नहीं माना, आपने 1-2 लगाई, वो चला गया। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। और अगली बात, या वो सुल्तान राही है, अपने इलाके का डॉन है, अब आप उस किराएदार को कहते हुए भी डरते हैं, आप मेरे घर से निकल रहे हैं, चलें, निकल रहे हैं, किराया तो दे दिया करें, आप रहे, आपकी मर्जी, आपका घर है। तो अगर आपको लगता है कि आप उसमें हाथ डालेंगे तो वो पूरा बंदे ही डाल देंगे आपके ऊपर, और पूरे बंदे अपने रवाना कर देंगे आपके पीछे, तो फिर छोड़े पड़े, फिर आप हुकूमत को जाके बता दें मैं कोशिश कर रहा हूं उसे निकालने की, लेकिन मैं कहां और वो कहां। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट, उसे मजबूर किया गया है घर छोड़ने पे, लेकिन ऑब्वियसली एक उसने नहीं लिखी, वो छोड़ के नहीं गया। या तो उसको निकाल दें, या आप ये बता दें एफबीआर वालों को कि नहीं, उसको निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो बुरा हाथी है। और अगली बात तो बिल्कुल अलग है, उसका क्या मतलब है? और उस हाथी के पास आपकी और कोई प्रॉपर्टी भी ना हो, एंड द डिफॉल्टिंग टेनेंट, और वो जो गंदा बच्चा है जो आपके पैसे लेके भागा हुआ है, और कोई आपकी प्रॉपर्टी भी ओन ना करो, वो वाला घर भी छोड़ दे, और किसी प्रॉपर्टी भी आपने उसको किराए पे ना दियो, ओन नहीं, किराए पे ना दियो, और कोई प्रॉपर्टी आपने उसको किराए पे ना दियो। अगली शर्त जी, सही है, आपने उसके खिलाफ कोर्ट में केस करना है, पहले कोर्ट में केस करेंगे तो फिर ठीक है, आपने उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर देना कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। ओनर हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग, उसने कोर्ट में केस कर दिया, मालिक के मकान ने किराएदार के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। या पढ़े आगे, यानी आगे बढ़े, या आपको लगता है कि आप लॉयर कराएंगे वो जज करा लेगा, जिनकी प्रोसेसिंग स्लो है ना उनकी इग्नोर किया करें, फिर समझाने आप लग जाते हैं, छोटे पर। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि आपको लगता है कि आपने अगर उसके खिलाफ केस कर दिया ना, तो फिर आपकी नस्लें भुगतेंगी। आपने कहा तेरी मेहरबानी यार, मैं आपके खिलाफ केस करूं, सर आपका एक लेवल है और वो पता नहीं क्या लेवल है। तो बट और ही बिलीव, या ओनर का ये यकीन है कि अगर इसके खिलाफ केस कर भी दिया ना तो मेरा ही केस बन जाने तो इसलिए छोड़ो, पर इसके खिलाफ केस ना ही करो, इसने ऑडियो लीक कर देनी है मेरी कोई, तो इसलिए इसके खिलाफ केस ना ही करो। और ही बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस, या आपका ख्याल है कि लीगल प्रोसीडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोनों सूरतों में देखें लॉ मेकर कितना अच्छा और नरम दिल है। पॉइंट 1 में कह रहा था निकालो, नहीं निकला तो चुप कर जाओ। पॉइंट 2 में कह रहा था केस कर दो, लग रहा है नहीं केस हो सकता तो ना करो, फिर क्या कर सकते हैं, तो मजबूरी को इसने सामने रखा है। तीसरी और आखिरी बात, पहले एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और सेल इनकम में जाती है, सेल इनकम में जाती है, P&L में भी इनकम में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए। और उसके बाद जब बंदा पैसे लेके भाग जाए, बैड डेबिट डेटर क्रेडिट। तो अकाउंटिंग वाले टीचर क्या करते हैं, पहले क्या बुक कराते हैं, सेल,
डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, किसी को दुकानदार ने बिस्किट उधार पे बेचे, ठीक है, बिस्किट के पैकेट्स में से एक बिस्किट 5 रुपए का होगा आजकल तो बिस्किट के पैकेट में से एक बिस्किट निकाल के दुकानदार ने 5 रुपए का दिया, तो दुकानदार ने एंट्री की डेटर डेबिट खुशी क्रेडिट सेल क्रेडिट, लेकिन बाद में वो बंदा बिस्किट खा के भाग गया, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट। तो याद रखिएगा जो भी चीज बैड होती है ना, बैड डेट होती है, पहले सेल में गई होती है। तो इसी तरह कुछ यहां लिखा हुआ है, ये 2015 का साल है, ये 2016 का साल है। 2015 के साल में आप जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकाल रहे थे तो आपको कुछ रेंट रिसीव हो गया था 10 लाख का, और कुछ रेंट आपका रिसीवेबल था 2 लाख का, टोटल कितना था 12 लाख। इसमें से आपने माइनस किया होगा रिपेयर अलाउंस, फिर आपने माइनस किया होगा प्रॉपर्टी टैक्स एंड सो ऑन ब्ला 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 ब्ला। आपने खर्चे क्या किए होंगे माइनस, खर्चे माइनस करके आपकी क्या आ गई होगी इनकम। इस इनकम के ऊपर आपने निकाला होगा टैक्स, ये जो आपकी इनकम आई है इस पे आपने टैक्स निकाला होगा। इसका मतलब है इस 2 लाख पे आपने हुकूमत को टैक्स दे दिया। अब 2016 में जाके आप उस बंदे के पीछे पड़े, खुदा के लिए ये 2 लाख दे दो, रिसीवेबल मैंने रिसीव कराओ, खुदा के लिए दे दो दे दो दे दो दे दो। उसने एक लगाई, आप वो उछल के समंदर में गिरे। आपने कहा तेरी मेहरबानी यार छाड़ो। अब आपने शायद और कोई बिल्डिंग्स किराए पे दी हो अगले साल, उसका रेंट आपको आया हो, अब आप अगले साल उसी तरह रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस करेंगे, अगले साल आपको ये वाला बैड डेट माइनस करने की इजाजत है जो प्रीवियसली इनकम में जा चुका है, अब ये आपको माइनस करने की इजाजत है। तो बैड डेट माइनस करने के लिए तीसरी शर्त यह है कि बैड डेट प्रीवियसली कहां जा चुका हो, इनकम में जा चुका हो। नोट तो इस तरह को समझ लें, पिछले साल की एंट्री भी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और इस साल की एंट्री बैड डेट खर्चा डेबिट। पिछले साल देखिए पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे दो, और इस साल सेम साल में भी आप बैड डेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं फिर किसी और क्लास में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैंने घर किराए पे दिया है 15 में, और इसको बैड डेट में कब डालें 16 में। अच्छा जी, अंग्रेजी क्या लिखी हुई है, अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम एंड टैक्स हैज बीन, जरा सारे ऊपर देखें, सारों में आप भी हैं। अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम एंड टैक्स हैज बीन पेड ऑन इट। मजा आया, दोबारा देखते हैं जरा। अनपेड रेंट, अनपेड हैज बीन इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी and tax has been paid on it. Feel it again. Unpaid rent has been included in income from and tax has been paid on it. और इस पे टैक्स क्या हो चुका है, पे हो चुका है। अच्छा जी, अब सेक्शन 16 में, ओ बाबा तुम कहां उठ रहे हो, क्यों उठ रहे हो, बैठो मेरे भाई। अच्छा, अब सेक्शन 16 में एक दो अगर मैं लगा देता हूं, फिर एक दो और अगर लगाने हुए तो वो कल लगा लेंगे, लेकिन जितना हमारे स्कोप में था उतना वैसे मैंने आपको बता दिया था, हमने पढ़ लिया हुआ है। सेक्शन 16 में पेज 4 पे जो कल हमने एग्जांपल की थी, इसमें एक सिनेरियो ये बन सकता था कि 9 लाख की बजाय नया किराएदार 9 लाख लिया था ना नए से, और पुराने को 6 लाख वापस किया था, लेकिन -60 और 60 1,20,000 किया था। अगर नया किराएदार 9 लाख की बजाय 90,000 दे तो फिर तो -120 करेंगे तो जवाब माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में इनकम आना ये कोई अजीब सी चीज है, तो इसलिए ऐसा कोई तस्वर नहीं है, फिर आप यहां 0 ही लिख दीजिएगा। तो अगर नया किराएदार 9 लाख की बजाय कितने दे, सिर्फ 90,000, तो फिर आप 120 से माइनस करेंगे, जहां जवाब नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव कोई अजीब सी चीज हो जाएगी। एक ये बात होगी, और दूसरी बात ये कि अगर नया किराएदार फौरन आता, 1-2 साल बाद आता, तो फिर भी आप पुराना वाला
60 और 60 माइनस करते, और अगर ये नया किराएदार भी छोड़ के चला जाता तो फिर जब और कोई नया न्यूएस्ट आता तो फिर ये 78 भी माइनस करने थे आपने, और फिर पुराने वाले 60 और 60 भी माइनस करने थे। बहरहाल ये कोई बातें सिलेबस के एतबार से नहीं है, जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनके जवाब के लिए। ठीक है जी, ओवर। अब फैकल्टी रूम में आ जाए, कोई सवाल पूछने दो।